हमारा आज का चैप्टर अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर है। यह जनरल स्टडी और ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पूर्णतः काल्पनिक रेखाएं हैं और इन काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। सबसे पहले इस तथ्य को समझ लीजिए, क्योंकि पृथ्वी की सतह इतनी विशाल है कि गणितीय पद्धति का प्रयोग किए बिना किसी भी स्थान का पता लगाना असंभव है। और क्योंकि पृथ्वी पर किसी भी देश या जगह की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश और देशांतर रेखाओं से होता है, इसलिए इन रेखाओं के जाल को बनाने की आवश्यकता हुई। इन रेखाओं के जाल को हम ग्रिड कहते हैं। और तो अब हम समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अक्षांश रेखा को। अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी को कहते हैं। और ये जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश की मानी जाती है। और ये 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो आइए अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किस प्रकार से होता है। अगर हम पृथ्वी के केंद्र से मान लीजिए 10 डिग्री का कोण लेते हैं और हमें 10 डिग्री की अक्षांश रेखा बनानी है, तो कैसे बनेगी वो। यहाँ पे मैंने डी रख के 10 डिग्री का एंगल ले लिया यहाँ पे, और उसको 10 डिग्री के एंगल को मैंने पृथ्वी का ये जो केंद्र है इससे इसको यहाँ पे मिला दिया ये, और इस रेखा को मैंने इस तरीके से समानांतर जोड़ दिया। तो ये हमारी 10 डिग्री की अक्षांश रेखा का निर्धारण हो गया। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में 90 होती हैं। मान लीजिए मैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री इस तरीके से करते करते यहाँ पे आ रही हूँ। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, ये 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं अक्षांश रेखाएं। अगर यहाँ से यहाँ तक के पूरा मैं खींच दूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, 90। तो 90 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है उसको हम पॉइंट के रूप में दिखाते हैं। ये भूमध्य रेखा से 90 डिग्री उत्तर की ओर 90 अक्षांश रेखा हो गई। उसी प्रकार से अगर मैं दक्षिण की तरफ बढ़ती हूँ तो दक्षिण में भी ये 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। मतलब उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में मिलाकर अगर मैं इन रेखाओं की संख्या देखूँ तो कितनी हो जाती है, 90 + 90 = 180। ये तो हो गई। और अगर इसमें मैं इक्वेटर, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त माना जाता है, अगर उसको भी प्लस कर देती हूँ तो कितना हो गया, +1 और कर दिया तो मैंने इस पर क्या हो गया, ये हो गई टोटल 181। इसी प्रकार से अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं जैसे जैसे, तो जो सबसे बड़ी रेखा है वो तो हो गई हमारी, अगर हम सबसे बड़ी अक्षांश रेखा बोले तो 0 डिग्री हो गई, और सबसे छोटी अक्षांश रेखा बोले तो 90 डिग्री हो गई। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से पोल की ओर जाते हैं इनकी दूरी और आकार छोटा होता जाता है। ये दिख रहा है जैसे हमने इसको पॉइंट के रूप में दिखाया है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और समझ लेते हैं हम कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो ग्लोब पर खींची जाती हैं। वो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। एक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि उत्तरी गोलार्ध में होती है, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, और दूसरी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में होती है, ठीक है। तो अब ये 2 रेखाएं महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्योंकि इन स्थानों पर सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है। और इसमें क्या होता है कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायण होता है। ये 2 संक्रांतियाँ, एक कर्क संक्रांति, एक मकर संक्रांति। और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर साल में वर्ष मतलब जो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो साल में 2 बार इन रेखाओं पर पड़ती हैं। मतलब सूर्य का जो लंबवत किरणों का स्थान है वो ये रेखाएं हैं, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इन दोनों के बीच में सूर्य अपना जो पृथ्वी है वो उसका पूरा 1 वर्ष पूरा हो जाता है, स्थितियाँ बदलती रहती है। तो इसलिए ये 2 रेखाएं महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इनको हम ग्लोब के ऊपर बनाते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2 अक्षांशों के बीच में 1-1 डिग्री पे जैसे ये रेखाएं खींची हुई हैं, तो इन 2 अक्षांशों के बीच में 1 डिग्री की, मान लो ये 0 डिग्री और 1 डिग्री ये हो गई, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये इक्वेटर पर।
और ये दूरी जो है इसको हम ज़ोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देशांतर रेखाओं को समझ लेते हैं हम। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए इसको समझिए, ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से लेके अगर हम इसको मिलाते हैं ये दक्षिणी ध्रुव तक, तो ये देशांतर रेखा बनती है हमारी इस तरीके से। मतलब किसी भी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर मतलब 0 डिग्री या ग्रीनविच से पूर्व या पश्चिम की तरफ होती है देशांतर कहलाती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई, ये जो लंबाई है ये बराबर होती है, पर ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, समानांतर नहीं होती और ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के बिंदु पर ये जाकर मिल जाती हैं। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, अगर हम यहाँ से ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ें तो देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर ये अधिकतम दूरी होती है। मतलब विषुवत रेखा ये 0 डिग्री की हो गई, यहाँ पर इसकी अधिकतम दूरी कितनी हो गई? 111.32 किलोमीटर। ठीक है, अब देशांतर रेखाओं के एक समान होने के कारण इनकी गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने इस सर्वसम्मति से एक निश्चय किया। जब 1884 में एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये निश्चय किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए और इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेडिटेरियन रेखा, देशांतर रेखा का जो मान है वो 0 डिग्री है। इसमें 180 डिग्री पूर्व, मतलब यहाँ से लेकर हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। मतलब इसके जो प्रधान मध्याह्न रेखा के जो जिसको कहना चाहिए बाईं ओर जो है वो पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, बाईं ओर का जो हो गया ये पश्चिमी देशांतर हो जाएगा और दाईं ओर का जो हो जाएगा वो ये, इसमें पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी, इसको हम पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा होती है। मतलब जहाँ पर जाकर, जैसे मान लीजिए कोई भी जो यहाँ पे समझ लीजिए इसको, कोई भी गोला है उसकी डिग्री कितनी होगी, वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। तो प्रत्येक 1 डिग्री पर जब ये रेखा खींची जाती है तो 180 डिग्री पूर्व में खींची जा रही है और 180 डिग्री एक डिग्री पे, तो कितनी लाइनें हो गई? 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, तो ये कितनी हो गई? 360 डिग्री। एक डिग्री पर ध्रुव से मिलाती हुई रेखाएं खींची गई हैं। ये समानांतर नहीं होते, इसका एक मुख्य विशेषता ये होती है। और अब इसमें जो इस देशांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है उसको हम गोरे के नाम से जानते हैं। उसमें हमने कहा था अक्षांश रेखाओं को हम जोन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर इसकी दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं। देशांतर तथा समय। अब पृथ्वी पर समय का निर्धारण कैसे होता है इसको समझ लीजिए। 360 डिग्री 24 घंटे में अपनी एक्सिस पर वो एक चक्कर पूरा लगा रही है। मतलब उसको पूरा ये 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लग जा रहे हैं। अब 24 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो कितने मिनट हो जाते हैं? 24 घंटे के अगर मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो गए? 1440 मिनट हो गए। ठीक है, तो अब 1 डिग्री घूमने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 1 डिग्री घूमेगी तो ये 1440 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री घूमी तो ये कितना आ गया यहाँ पर? 4 मिनट। तो अगर हम बोल रहे हैं कि इसको एक देशांतर रेखा पर जाने पर 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री अगर ये क्रॉस करती है तो 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। तो अगर हम 15 डिग्री का बोले तो कितना होगा इसमें? 15 डिग्री घूमेगी तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर 4 × 15 = 60 मिनट हो जाएगा। तो 15 डिग्री का 1 घंटा हो गया। तो इस तरीके से हमने पृथ्वी के ये जो समय जोन है इसको 24 जोन में बांट दिया है। पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इस तरीके से मैं अपने पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि पृथ्वी किस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। तो इसलिए 15 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर, जब हम 15 डिग्री पूर्व की ओर निकल जाते हैं यहाँ से, अगर इस तरीके से हम बात करें
कि यहाँ पे अगर हम 0 डिग्री से अगर हम 15 डिग्री पूर्व की ओर आगे बढ़ गए हैं तो यहाँ पर स्थानीय समय में 1 घंटे की वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत यदि हम पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं, मतलब अगर 0 डिग्री से हम पश्चिम की ओर, ये तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं तो स्थानीय समय में 1 घंटे की कमी आ जाती है, 1 घंटे की कमी। तो इधर जाने पर समय बढ़ता है और इस तरफ जाने पर समय घटता है। मतलब अगर समय बढ़ रहा है, मतलब यहाँ अगर हमने 0 डिग्री से सूर्य, जब हम बोल रहे हैं सूर्य के पास पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण क्या हो रहा है कि पूर्व में सूर्य पहले दिखाई दे रहा है। यहाँ पूर्व की ओर हम यात्रा करते हैं तो समय की बचत होती है, जबकि ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर सूर्य बाद में दिखाई देता है और समय की कमी होती है। तो पूर्व की ओर प्रत्येक देशांतर के लिए, जब हम पूर्व की ओर यात्रा करते हैं तो हमें प्रत्येक देशांतर के लिए 4 मिनट जोड़ना होता है, और पश्चिम की ओर यात्रा करने पर प्रत्येक देशांतर पर हमको यहाँ पे समय 4 मिनट का घटाना होता है। अब अगर हम एक सवाल की बात करें कि इसमें हम एक सवाल हल कर लें तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि जो न्यूयॉर्क है वो 74 डिग्री वेस्ट में क्या समय होगा जबकि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए क्योंकि न्यूयॉर्क कहाँ पे 74 डिग्री वेस्ट पे है, 74 डिग्री देशांतर पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 4 × 74 डिवाइडेड बाई 360। तो ये आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आ रहा है 4 घंटे 56 मिनट। ठीक है, 4 घंटे, ये घंटे हो गए और ये मिनट हो गए। क्योंकि अब इसको समझिए, ये टेक्निकल है थोड़ा सा, क्योंकि न्यूयॉर्क पश्चिम में है, इसलिए क्या करेंगे हम, पश्चिम में है तो 12 - 4 घंटे 56 मिनट। मैंने अभी बताया था आपको कि जब हम पश्चिम में जाते हैं तो समय घटता है, पूर्व में समय बढ़ता है। तो हम इसमें इसीलिए, क्योंकि ये वेस्ट में है इसलिए इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो वहाँ पर अभी टाइम क्या होगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस करके लेके आते हैं तो 7.04 AM होगा। मुझे लगता है ये सवाल सॉल्व करने के बाद हमें समय की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं पूर्व की समय तरफ जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की तरफ जाने पर समय घटता है, ये चीज़ को आप ध्यान रखिए। आइए अब इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझ लेते हैं। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कौन सी है वो लाइन, ये देख लीजिए। अगर ये है, इसको अगर हम बोल रहे हैं ये 0 डिग्री देशांतर है, तो जब यहाँ से हम पूर्व की ओर 180 डिग्री पूरा करके जब यहाँ पे जाते हैं और इधर पश्चिम से 180 डिग्री पूरा करके हम जाते हैं, तो यहाँ पर जो ये दोनों लाइन जहाँ पर मिलती हैं उसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा को
यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को, मतलब ये 0 डिग्री वाली रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रॉस करता है तो एक दिन समय कम हो जाता है। यहाँ पर समय कम हो रहा है। एवं जब पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब वो जा रहा है और इस लाइन को क्रॉस करता है तो एक दिन समय बढ़ जाता है। अब इसको समझिए कि समय कैसे बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, मतलब 360 डिग्री घूमने में उसको 24 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हुई, यहाँ तक की 180 डिग्री। 180 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लग रहा है, 12 घंटे का समय लग। तो जब वो पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है तो हमें 12 घंटे पूर्व में प्लस करने होंगे। यहाँ पर कितने, प्लस 12 घंटे होंगे। और यदि वो पश्चिम की तरफ यात्रा कर रहा है तो यहाँ पर हमको 12 घंटे घटाना पड़ेंगे, मतलब माइनस 12 घंटे हो जाएगा। तो अब जैसे ही कोई 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को पार करेगा या क्रॉस करेगा तो वहाँ पर 24 घंटे का अंतर आ जाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से ऐसे जा रहा है तो पूरा का पूरा 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। और अगर आप 180 डिग्री वेस्ट पर खड़े हुए, पश्चिम पर खड़े हैं, और उस दिन अगर 1 जनवरी है तो आप जब ये लाइन क्रॉस करेंगे तो आप 31 दिसंबर एक बार फिर से मनाएंगे। मैप में भी हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझ लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीध में नहीं है। जैसे साइबेरिया के पास यहाँ पर देखिए, साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए तथा साइबेरिया और अलास्का को अलग अलग रखने के लिए 75 डिग्री, ये वाला जो जगह है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। देखिए इस समय यहाँ पे ये दिख रही है। और फिजी द्वीप समूह तथा न्यूजीलैंड के पास इसको जोड़ा गया है। ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपको ये पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये इस तरीके से जोड़ा गया है। तो इसका टेढ़ा मेढ़ा होने के जो कारण है वो ये है कि अगर ये रेखा सीधी होती तो एक ही स्थान को 2 भागों में काट देती और एक ही स्थान पर एक दिन में 2 तिथियां हो जाती। इससे बचाने के लिए इन लाइनों थोड़ा मॉडिफाई किया गया और टेढ़ा मेढ़ा किया गया, ये जैसा कि आपको पूरा चित्र में दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए कि मानक समय और टाइम जोन जो होता है, स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन जो होता है, वो अधिकांश देशों ने जो अपनाया हुआ है उसमें केंद्रीय मध्याह्न रेखा को ही, रेखा का जो समय है उसको ही अपना मानक समय माना है। और भारत में ये 82.5 डिग्री पूर्व को माना गया है, जो कि इलाहाबाद में नैनी के पास से निकलती है और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगर हम पूरे विश्व को देखें तो 24 मानक टाइम जोन में विभाजित है ये, है ना। और इसमें क्या होता है कि जैसे कई देशों का विस्तार बहुत अधिक है तो वहाँ पर स्थानीय टाइम में अंतर आ जाता है। तो उस अंतर से बचने के लिए उनको, जैसे जो देशों का ज़्यादा बड़ा विस्तार है, क्षेत्रीय विस्तार ज़्यादा है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, इन तरीके के देशों में अलग अलग टाइम जोन में 9, 6, 9 इस तरीके से उन्होंने इसको अलग अलग टाइम जोन में विभाजित किया हुआ है।